सो होमवर्क 1 to 21 को हम लोग हाँ डिस्कस कर चुके हैं पहले। बहुत बढ़िया। चलो आज हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम करेंगे। मतलब 2 ब्लॉक सिस्टम कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, जस्ट ऐसे ही प्रॉब्लम टाइप है। ध्यान से देखो, ये 1 टाइम पढ़ने का है, एक बार समझ आ गया तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो ये दिक्कत होगी। टू ब्लॉक सिस्टम। ध्यान से देखिए, सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2। सॉरी, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। सपोज नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया F, m1 और m2 के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ1, m2 और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ2। 3 बातें हो सकती हैं। एक, या तो ये सिस्टम मूव नहीं करे, दूसरा मूव करे और m1 m2 दोनों साथ साथ चले, और तीसरा मूव करे लेकिन m1 m2 के ऊपर स्लिप करे। यही 3 बातें हो सकती हैं। यस सर। का यस सर। तो इन तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है, वो चेक करते हैं। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हुआ m1 और ये हुआ m2। m2 पर फोर्स F इधर लग रहा है, m1 पर नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लग रहा है, m1 का खुद का वेट m1g नीचे लग रहा है, इस पर m2g नीचे लग रहा है और N1 नीचे लग रहा है जिसकी वैल्यू m1g के बराबर है, और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी फोर्सेस ड्रॉ कर लिया हमने। यस सर। यस सर। अब देखो, इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन ऊपर वाले के लिए ड्राइविंग फोर्स होगा और नीचे वाले के लिए अपोजिंग फोर्स होगा। मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, लेट इट बी फ्रिक्शन 1, और न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर इधर लगेगा, लेट इट बी फ्रिक्शन 2, फ्रिक्शन 1। ग्राउंड और m2 के बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन 2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1 m1g के बराबर होगी और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू μ2 m1 प्लस m2g के बराबर होगी। होगी? यस सर। यस।
तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स दिया हुआ रहे, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, सो लेट both blocks are moving together with acceleration a। ऊपर वाले ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a होगा। नीचे वाले ब्लॉक का क्या होगा, F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज m2a, ऐसा होगा। यस सर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये फ्रिक्शन 1 का टर्म कैंसिल होगा। तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू a कॉमन m1 प्लस m2 होगा, ऐसा। यस सर। सो a इज इक्वल टू F माइनस फ्रिक्शन 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, जैसा मैंने कहा था 3 बातें होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से समझना, if F is less than friction 2 का मैक्सिमम वैल्यू, then system will be at rest, एक्सीलरेशन 0 होगा ना। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। So for system to move, F should be greater equal to mu m1 plus m2 into g। तो यहां से ये डिसाइड कर लेंगे कि चलेगा कि नहीं। यस सर। तो ये डिसाइड हो गया, नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0, कहानी खत्म। अगर चल रहा है तो अब क्या करेंगे, केस 2 डिसाइड हो गया। अगर चल रहा है, दैट इज इफ F is greater equal to mu m1 plus m2g, then ये जो कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, F माइनस m1 प्लस m2g इंटू म्यू टू है ये, इंटू म्यू2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही कॉमन एक्सेलरेशन होगा, होगा ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस म्यू2g, ये हो गया हमारा कॉमन एक्सेलरेशन। सर आप वापस एक बार समझा सकते हो केस टू। ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब दोनों इस एक्सेलरेशन से साथ साथ जाएंगे। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों साथ साथ जाएगा या स्लिप करेगा, ये चेक करना है।
Yes, sir. तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, तो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू MA है, Yes, sir. और फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू μ1 M1G हो सकता है। हाँ सर। तो इसके बाद चेक करेंगे कि फॉर अपर ब्लॉक फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू MA M1A, that is A is equal to friction 1 upon M1. So A maximum is equal to फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू अपॉन M1 होगा, Yes, sir. और फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू इज μ1 M1G अपॉन M1। तो अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, और हमने जो कॉमन एक्सेलरेशन निकाला है वो अगर इसके बराबर या छोटा है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नहीं तो अलग अलग चल रहे हैं, है ना। Yes, sir. So now if A common is less than equal to μ1G, then both blocks are moving together. Otherwise, slip over each other. तो ये भी डिसाइड हो जाएगा कि साथ साथ चल रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. अब अगर एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहा है, ये डिसाइड हो गया, तब क्या करेंगे? So if they are slipping over each other, then both surfaces will have kinetic friction acting over them. स्लिप हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, और जब मैक्सिमम वैल्यू लगेगा तो ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे μ1 M1G इज इक्वल टू M1 A1। ये ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। नीचे वाले का F माइनस फ्रिक्शन 1 दैट इज μ1 M1G माइनस फ्रिक्शन 2 दैट इज μ2 इंटू M1 प्लस M2G इज इक्वल टू नीचे वाले का मास इंटू नीचे वाले का एक्सेलरेशन। तो दोनों हम लोगों को A1 और A2 दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो तो लगेगा कि सर ने कुछ तो डिफिकल्ट बनाया है। आराम से, मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी थ्योरी बुक में ढूंढते जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो आप क्या करो, आराम से एक एक स्टेप लिखो। ऐसे वन गो में कितना भी हाँ हाँ बोलो, मुझे पता है तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो एक एक स्टेप पहले ध्यान से लिखो, पूरा खत्म करने के बाद किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो,
और उसके बाद भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो वो सीख जाएंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर।
लिख लिए? हाँ सर, वो बस थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, केस 3 देखना है। सर बोलो। सर आप एक बार केस 2 वापस समझा सकते हो? तू लिखा, तू दूसरी बार ये बात बोल रहा है, तो पहले लिखा कि नहीं ये बोल। हाँ सर लिखा मैं। कहाँ लिखा? केस 3 तो दिख ही नहीं रहा है अभी। इस- यहाँ से बाकी है। हाँ सर, वो नीचे का नहीं दिख पाया। लिख लो। समझाता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, घबराओ मत। लिख लिए? हाँ सर। ठीक है, चलो। अब दोबारा देखो, केस 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करते थे वैसे कर दिया। हाँ सर। हाँ सर। फर्क इतना है कि इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। तो या तो राइट हैंड में एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव या जीरो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यस सर। तो यहां से मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम मिल जाएगा। वो है केस 1।
हाँ सर। केस टू में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये क्लियर हो गया है ना। यस सर। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ये एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है, सब लोग ध्यान से देखना, समझो इस बात को। ये एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है, इस एक्सेलरेशन में फ्रिक्शन 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद फ्रिक्शन 1 का टर्म कैंसिल हो गया। हाँ सर। इसका मतलब है फ्रिक्शन 1 कुछ भी हो, यही एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। ऐसा थोड़े ना है। तो ऐसा थोड़े ना है का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन तो आया अज्यूमिंग बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। अब ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक साथ साथ चल रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सबको दिख रहा है इक्वेशन 1? यस सर। तो पुट करने के बाद फ्रिक्शन 1 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे कि इस एक्सेलरेशन से चलने के लिए फ्रिक्शन 1 कितना होना चाहिए। यस। अब फ्रिक्शन 1 उतना अवेलेबल है क्या, क्योंकि फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू μ1m1g है। यस सर। तो फ्रिक्शन 1 अगर उतना अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है इसका मतलब हमारा एजम्पशन कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं वो गलत है। यस सर। समझ आया केस 2 केस 3 जिसने पूछा? हाँ सर। आप ही ने पूछा था बेटा। हाँ सर। और अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है ये गलत है, इसका मतलब है स्लिपिंग हो रहा है, और स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम लगेगी। तो फ्रिक्शन 1 का वैल्यू μ1m1g, फ्रिक्शन 2 का वैल्यू μ2m1+m2g। ये दोनों वैल्यू को यूज करके ऊपर और नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन इंडिविजुअली आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बोलो। यस सर। यस। चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे ये। सर हम्म, इसमें नीचे वाला फ्रिक्शनलेस है तो फिर वो फोर्स निकालने के लिए ऊपर वाला ही म्यू कंसिडर करेंगे। हाँ नीचे वाला फ्रिक्शन लेस है, मतलब μ2 की वैल्यू 0 है, सिंपल कहानी। ये जो हम लोगों ने ऊपर μ2 लिख रखा है उस μ2 की वैल्यू 0 है, और क्या। तो ये और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, हाँ सर। कोशिश कीजिए। सर हाँ बोलो। 30 न्यूटन। देखते हैं, बाकी लोगों को भी करने देते हैं।
सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। देखो यस सर। ये बहुत सबसे इजी है, एक बार ध्यान से देख लो सब लोग। 2 kg का 20 न्यूटन वेट नीचे, सरफेस नॉर्मल ऊपर, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 1 इधर, और इस फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 0.5 इंटू 20 दैट इज 10 न्यूटन होगा। कोई दिक्कत नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स F, ग्राउंड पर फ्रिक्शन है नहीं इसीलिए N2 लिखने की जरूरत है नहीं। अब पूछा है बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, है ना? यस। तो देखो बहुत तरीका है, तो मैं लिख के करूं या ओरली बोलूं? अगर ओरली बोलूं तो सुनो, सुन रहे हो सब लोग? हाँ हाँ सर। 2 kg के ब्लॉक का मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 10। मतलब 2 kg के ब्लॉक के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकंड। 5। मतलब ये सिस्टम जब तक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तभी तक दोनों साथ साथ चलेगा। यस सर। तो 4 + 2 6 kg का मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए 30 न्यूटन फोर्स चाहिए। यस। ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 30 दोनों साथ साथ चलेगा। समझे? यस सर। ये तो हुआ ओरली सॉल्व करने के लिए। लिख के करोगे तो ऐसे लिखूंगा, फ्रिक्शन 1 is 2a, F minus फ्रिक्शन 1 is 4a, दोनों को ऐड कर दिया तो F is 6a, so acceleration A is F/6। इस एक्सेलरेशन A को यहां पुट कर दिया, so फ्रिक्शन 1 is F/3। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। और हम लोगों को मालूम है कि फ्रिक्शन 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन, मतलब F/3 इज लेस देन 30 नहीं 10 है ऊपर शायद। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है ना? यस सर। तो F/3 इज लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, सो F लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन, है ना? तो मैक्सिमम फोर्स सच दैट बोथ आर मूविंग टुगेदर इज 30 न्यूटन। आंसर आया समझ में सबको? सर पर Yes, मैंने sir. उसको डायरेक्ट म्यू m1 + m2 g से निकाला था। क्या है ये मोनम टू जी? कहाँ से ये सब मिला? सर वो 0.5 × 6 × 10। अरे गधे, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने क्या किया होगा कि ऊपर में जो मैंने लिखा है उसको फॉर्मूला समझ लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दिया, यही ना? हाँ सर। वो सब फॉर्मूला नहीं है, वैसे करोगे तो 1000 फॉर्मूला तो 2 ब्लॉक सिस्टम में ही बन जाएगा। अभी ऊपर फोर्स लगाएगा, कुछ देर के बाद नीचे लगाया, अगले केस में ऊपर लगा दूंगा, उससे अगले केस में दोनों पर लगा दूंगा, कितना फॉर्मूला रट पाओगे? तो वो कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली ऐसे सॉल्व कीजिए। लिख लिया? आगे बढ़ूं? हाँ सर, लिख लिया। आगे बढ़े? ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट सेम इसी क्वेश्चन में फटाक से करो। Sir, done. Done. हो गया, क्या आंसर आया? सर पहले वाले के लिए 0 होगा एक्चुएशन, सेकंड वाले के लिए 6 न्यूटन। मीटर पर सेकंड। 0 आएगा। और मेरे को 3 आ रहा है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 7.5। देख इधर 3 यही फ्री बॉडी डायग्राम है, यस है ना? और ऊपर निकाल लिया हमने कि 30 न्यूटन से नीचे दोनों साथ साथ चलता है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा होगा। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन 1 इज 2a एंड F हो गया 18, तो 18 माइनस फ्रिक्शन 1 इज 3a, सॉरी 4a। दोनों को ऐड कर लिया तो 18 इज इक्वल टू 6a, सो एक्सीलरेशन a इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 3 का वैल्यू यहाँ पुट करके देखो तो फ्रिक्शन 1 कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, Yes, sir. मतलब ये सही है। हो गया फर्स्ट का आंसर। यस सर। सेकेंड में F36 है, हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं कि उसमें नहीं होगा, बट फिर भी यहाँ पर करें, इसी कहानी को दोबारा करेंगे सेकेंड के लिए। फ्रेश अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे वही लिखेंगे, फ्रिक्शन 1 इज 2a, 36 माइनस फ्रिक्शन 1 इज 4a, दोनों को ऐड कर देंगे, so 36 is 6a, so acceleration a is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन a को यहाँ पुट करेंगे तो फ्रिक्शन 1 12 न्यूटन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 न्यूटन तक ही अवेलेबल है यस सर। है ना, है ना? यस क्योंकि फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक ही अवेलेबल है। इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग जा रहे हैं। यस
that is both blocks are moving separately. तो दोनों सेपरेटली जा रहे हैं, मतलब मोशन हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो 10 इज इक्वल टू 2a1, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले के लिए 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 4a2। तो a2 हो गया कितना, 26/4, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का आंसर हो गया। आया समझ में सबको? Yes. हाँ सर। सर पक्का? Yes, sir. लिख लो इसको। आगे बढ़ूं? बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो, एक और करो। वही सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि उसमें ग्राउंड फ्रिक्शनलेस था, इसमें ग्राउंड में भी कुछ फ्रिक्शन डाल दिया। सर 6 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 6। कुछ कुछ आंसर बोला? यस सर, लेस देन इक्वल टू 6। गुड।
नहीं सर, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 6 में दोनों साथ साथ चलेगा। कुछ अपर लिमिट भी होगा, देखो, जहां के बाद दोनों सेपरेट हो जाएगा। Sir, sir, बोलो ना, बोलो बोलो। sir, 6 lower limit, 90 upper limit. 6 to 90 हाँ सर यही है। गलत है। सर अपर लिमिट 36 आ रहा है। चलो देखते हैं। नहीं यार, तुम लोग मजा नहीं दे रहे हो। देखो इधर फ्री बॉडी डायग्राम देखो। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये कहानी तो यही रहेगी। फर्क कितना है कि इसमें एक और फ्रिक्शन ऐड हो गया है लोअर ब्लॉक पर। तो लोअर ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन 2 इधर रहेगा। इस पर इसका खुद का वेट 14 न्यूटन इधर, और ये N 20 न्यूटन इधर, और ग्राउंड का नॉर्मल N2 ऊपर। इसको N1 कह दो, इसको N1 कह दो। तो N2 की वैल्यू 60 न्यूटन हो गई। यस सर। तो फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन हो गई। 60 इंटू 0.1। यस सर। अब मान लो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन 1 इज 2a, F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज 4a। होगा ऐसा? हाँ सर। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज 6a होगा। So for system to move, F should be greater equal to friction 2 का मैक्सिमम वैल्यू। हाँ या ना? यस सर। मतलब F should be greater than equal to कितना लिखा था ऊपर? 6 न्यूटन। यस सर। ग्रेटर देन 6 न्यूटन, ये मिल गया। तो मूव कर रहा है, ये बात समझ आ गई। यहां से मिनिमम वैल्यू मिल गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि if F is greater equal to 6 न्यूटन, इक्वल टू पे तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 न्यूटन लिख दो। तो if F is greater than 6 न्यूटन, तो इसका मतलब अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? F माइनस 6 इज इक्वल टू 6a। सो एक्सेलरेशन a की वैल्यू मिल गई F बाई 6 माइनस 1 मिल गई। यस सर।
इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो फ्रिक्शन 1 का रिक्वायरमेंट कितना हो गया 2a, दैट इज F/3 - 2 हो गया। यस सर। नाउ फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन है। Yes. So F/3 - 2 should be less than equal to 10 Newton. So F should be less than equal to 10 plus 2 12, 12 into 3 36 Newton। 36 सही बोला था, ऐसा होगा है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो रिक्वायर्ड रेंज क्या हो गया कि F 6 न्यूटन से ज्यादा और 36 न्यूटन से कम या बराबर है, then only both block will move together। समझ आया सबको। यस सर। जिसको लिखना है कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. तो ये भी हो सकता है कि फोर्स अपर ब्लॉक की जगह लोअर ब्लॉक की जगह अपर ब्लॉक पे लगे, हाँ सर। है ना। तो मतलब इसमें फिर दोनों ब्लॉक पे लगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई इंडिविजुअली नहीं है, बट हाँ 2 टाइप का बता दूंगा कि अपर ब्लॉक पर लगे तो कैसे सॉल्व करते हैं और लोअर ब्लॉक पर लगे तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मोर देन सफिशिएंट है, फिर कैसा भी होगा तो आप कर लोगे। जैसे अब देखते हैं कि अगर लोअर ब्लॉक पर लगे तो क्या होगा। उसको बोल देते हैं टाइप 2। इसमें ये फोर्स अपर ब्लॉक पर लग रहा है। अब देखो इसका अगर हम फ्री बॉडी इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अच्छा एक बार खुद से तुम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो।
ड्रॉ किया फ्री बॉडी डायग्राम? बोलो। जैसे ये M1 है तो एक फोर्स तो F इधर लगेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यस सर। Yes, sir. M1G इधर लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्यों दिया आपको थोड़ा टाइम कि मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ। इसमें फ्रिक्शन अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये नीचे वाला ब्लॉक है, इस पर M2G नीचे लगेगा। N1 जिसकी वैल्यू M1G के बराबर है वो नीचे लगेगा और N2 ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन को छोड़कर सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। हाँ सर। यस सर। Sir. फ्रिक्शन का बताओ। अपर Sir, ब्लॉक पे किधर लगेगा? अपर Left. ब्लॉक में लेफ्ट में। अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि लोअर ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा? M1 M2 के बीच का फ्रिक्शन, और ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये बात विजुअलाइज कर पाते हो? बोलो। यस सर। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1 M1G के बराबर होगी। पहले भी था ऐसा, इसमें कुछ नया नहीं है। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू μ2 M1 प्लस M2G के बराबर होगी। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. इसमें भी सेम स्टोरी। मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है। So let both blocks are moving together. इसमें भी क्या है कि तीन बातें हो सकती है, या तो मूव करे ही नहीं, या दोनों साथ साथ करे, या दोनों अलग अलग करे। यही बात होगी। यस सर। अच्छा, लोअर ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन 1 ड्राइविंग फोर्स है और फ्रिक्शन 2 अपोजिंग फोर्स है। हाँ Yes, sir. तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बड़ा होना चाहिए लोअर ब्लॉक को मूव करने के लिए। हाँ सर। तो ये एक कंडीशन हम कह सकते हैं कि फॉर लोअर ब्लॉक टू मूव, फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि जब तक फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन 1 नहीं लगेगा, लोअर ब्लॉक तो हिलेगा ही नहीं। यस सर। तो μ1 M1G should be greater than, greater equal to कह दो, क्योंकि नेट फोर्स 0 का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना होता है। μ2 M1 प्लस M2 इंटू G। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट थॉट प्रोसेस है। ठीक है? यस सर। तो यहां से चेक कर लेंगे कि लोअर ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं। ये चेक होने के बाद चेक करना है कि साथ साथ कर रहा है या अलग अलग कर रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर साथ साथ कर रहा है तो F माइनस
फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू M1A, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे वाले का फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू M2A होगा। अगर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो Yes. so F minus friction 2 is equal to A common M1 plus M2। तो ऊपर वाले कंडीशन से चेक हो गया कि मूव कर रहा है या नहीं। अगर मूव कर रहा है तो चेक करना है कॉमन एक्सेलरेशन से कर रहा है या नहीं। ये बात समझ आया? ये जो पहला वाला डॉट दिया मैंने, इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि मूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, कहानी खत्म। मूव कर रहा है तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए कि कॉमन एक्सेलरेशन से कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यस सर। तो जब ये पता चल गया कि मूव कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन 2 तो मैक्सिमम ही लगेगा ना, हाँ सर। है ना। सो सिंस लोअर ब्लॉक is moving on surface फ्रिक्शन 2, ये तो μ2m1 प्लस m2g ही लगेगा, न कम न ज्यादा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2, है ना, माइनस μ2g। ये कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया, पहले भी यही मिला था शायद। ये कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया। तो फर्स्ट केस में चेक किए, फर्स्ट स्टेप में चेक किए कि लोअर ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं। सेकेंड केस में क्या कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर कॉमनली मूव कर रहा है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा। अब चेक करना है कि कॉमन मूव कर रहा है या अलग अलग मूव कर रहा है। तो इस A की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट जैसे पहले करते थे वही है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में, इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में पुट करके फ्रिक्शन 1 की वैल्यू निकाल दीजिए इन 1 और 2 एंड फाइंड फ्रिक्शन 1। तो फ्रिक्शन 1 फाइंड करने के बाद चेक कर लेंगे कि ये फ्रिक्शन 1 μ1 m1g के छोटा या बराबर है या नहीं। है तो ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नहीं है तो अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, सो इफ दिस कैलकुलेटेड फ्रिक्शन 1 is found to be less than equal to μ1 m1g, then both blocks are moving together. Otherwise separately। क्लियर हो गया?
सर हाँ सर फ्रिक्शन वन भी हम लोग μ1 m1 g से निकालते हैं ना, हाँ, तो आपने वहां पे लिखा फ्रिक्शन वन इज लेस देन इक्वल्स टू μ1 m1, मतलब वो पार्ट नहीं समझा सर। ये तो ये जो बॉक्स में ए मिला है, इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फ्रिक्शन 1 या 2 किसी में तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मिलेगी। हाँ सर। इसको तो म्यू से कोई लेना देना चेक नहीं है। हाँ सर। ये तो फ्रिक्शन 1 रिक्वायर्ड है दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलने के लिए, कितना वो मिल गया। हाँ सर। अब ये जो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन 1 की, उतना अवेलेबल है क्या? अच्छा, मतलब ओरिजिनल से कंपेयर करिए जो हाँ, original वाला तो था। एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है ये हमने निकाल लिया। इस कॉमन एक्सीलरेशन से साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन 1 की रिक्वायरमेंट कितनी है वो हमने निकाल लिया इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब अच्छा। हमारी रिक्वायरमेंट निकल गई, अवेलेबिलिटी कितनी है? तो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम μ1 m1 g की है। हाँ सर। तो अगर अवेलेबिलिटी जितनी है उससे कम की रिक्वायरमेंट है या बराबर की, तब तो ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, जो हमने निकाला है वो आंसर है। अगर नहीं तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ओके सर, समझ गया। कॉपी कर लो, इसके भी एक आध प्रॉब्लम कराता हूं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। डन सर।
लिख लिया सबने? यस आगे बढ़ूं? सबका हो गया? ठीक है, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करो। वही क्वेश्चन, कुछ वैल्यू नहीं चेंज करता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से समझ आए। तो जो क्वेश्चन पहले था वही है, फर्क कितना है कि फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर लग गया।
सर सर फाइंड क्या करना है? वही सेम कहानी, रेंज ऑफ फोर्स की दोनों साथ साथ चल रही, ये सब कहानी। नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। मतलब जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कब तक साथ साथ चलेगा, कब ये होगा, वही सब कहानी है। चाहिए तो लिख देता हूँ लोग। Find the maximum value of F for which both blocks will move together. सर हम्म, सर 30 हो सकता है जो भी हो, देखो मैं देखूंगा। और नीचे जो दिया हुआ है लोअर ब्लॉक ए विल मूव ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इस क्वेश्चन का समझो तो हिंट हो गया। ठीक है, सर 15 है। 15 आ रहा है। 15 आ गया। और नहीं तो हिंट को हटा दो, क्वेश्चन रहने दो। चलो देखें। सर आप 1-2 मिनट वेट करेंगे, मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था क्या करना था। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 10 न्यूटन होगा। बाकी वर्टिकल फोर्सेस मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर से सेम क्वेश्चन में बहुत बार करते आ रहे हो तुम लोग, है ना? यस। एक बात, Yes, sir. लोअर ब्लॉक पर और ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ सर। अच्छा, मतलब F का वैल्यू कुछ भी हो ये चलेगा तो जरूर। ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन तो है ही, हाँ सर। है ना? तो F मिनिमम तो 0 हो गया। मतलब नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? तो हाँ करेगा। फॉर एनी फोर्स ग्रेटर इक्वल टू 0 मूव करेगा, है ना? हाँ सर। पक्का? अच्छा, अब बात आती है साथ साथ करेगा या नहीं। तो मैं ओरली भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। ओरली अगर करूं तो लोअर ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फोर्स 10 न्यूटन का है मैक्सिमम। यानी कि लोअर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 10/4 हो सकता है। यानी लोअर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 10/4 मतलब 2.5 हो सकता है। तो 2.5 अगर हो सकता है
तो जब तक अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2.5 या उससे छोटा है तब तक साथ साथ चलेगा, उसके बाद सेपरेट हो जाएगा। हाँ सर। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 2.5 अगर होगा तो 4 + 2 6, 6 × 2.5 15 आंसर। हाँ सर 15 ही आ रहा है। तो ये तो ओरली हो गया, प्रॉपरली लिख के करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा F minus friction 1 is 2A and friction 1 is 4A। यही इक्वेशन हुआ, कॉमन एक्सेलरेशन अगर A है तो दोनों को ऐड कर दिया तो F की वैल्यू मिल गई 6A, है ना। तो A की वैल्यू मिल गई F/6। इस A को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मिल गई 4F/6, दैट इज 2F/3 मिल गई। हाँ सर। और फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन से छोटा होना चाहिए फॉर बोथ ब्लॉक टू मूव टुगेदर। फ्रिक्शन 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब 2F/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब F शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 न्यूटन, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इज 15 न्यूटन आंसर। तो कुछ भी पूछे 0 से 15 में साथ साथ चलेगा, 15 के बाद अलग अलग चलेगा। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes. हो गया सबका, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, कुछ नया नहीं। इसी में नंबर कौन सा होगा, 5th। इसी में अगर लोअर ब्लॉक पर भी फ्रिक्शन आ जाए, लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। और इसमें लिख दो फाइंड द रेंज ऑफ फोर्सेस फॉर विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। फाइंड रेंज ऑफ F जैसा पहले था, फॉर विच both blocks will move together।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर सॉल्व कर रहा हूँ। चलो। सर हम्म, सर 4 से 16 देखते हैं। तो 6 से 12 आ रहा है। देखते हैं। सर 6 से 12 आ रहा है। देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? बताऊं? हाँ सर। ठीक। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसी को यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक अपोजिंग फोर्स आएगा, फ्रिक्शन 2 आएगा। बोलो, यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 1 को 6 से ज्यादा होना चाहिए। यस सर। तो फ्रिक्शन 1 अगर 6-10 के बीच में है, मतलब एफ भी 6 है, मतलब मिनिमम तो 6 होगा। सॉल्व भी कर देता हूं, बट ऐसे बता रहा हूं, मिनिमम तो 6 होगा। है ना? यस सर। हाँ सर। ओरली सॉल्व कर देता हूं पहले, फिर लिख के भी करूंगा, घबराओ मत। तो मिनिमम फोर्स 6 हो गया। अब नीचे वाले ब्लॉक को देखो, तो नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 10 - 6/4 1 हो सकता है। हाँ सर। तो ऊपर वाले का एक्सीलरेशन जब तक 1 से कम है तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। यस सर। इस सिस्टम का एक्सीलरेशन जब तक 1 से कम है तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। तो F - 6, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6A। और A का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, मतलब F का वैल्यू 12 से कम होना चाहिए। तो 6 और 12 का रेंज हमारा आंसर होगा। आया था? हाँ सर। चलो, अब प्रॉपरली लिख के सॉल्व करना है। तो ऐसा मान लो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन A है, तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 2A लिख दूंगा मैं। उसके बाद लिखूंगा फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज 4A। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज 6A। होगा ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो for A to be positive, F should be greater equal to friction 2 का maximum value. So F should be greater equal to 6 न्यूटन। ये लोअर रेंज मिल गया। हाँ सर। अब
मूव अगर कर रहा है 6 से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में क्या लिखूंगा, f माइनस 6/6, दैट इज f/6 माइनस 1। ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना। यस सर। इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 1 या 2 किसी में, तो फ्रिक्शन 1 मिल जाएगा, है ना, f माइनस 2a। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 1 कितना हो गया, f माइनस 2a इक्वेशन 1 से, that is f minus twice of f by 6 minus 1, that is f minus f by 3 plus 2, that is 2f by 3 plus 2। ये फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई, है ना। फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल कितना है, फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन तक। So but friction 1 should be less than equal to 10 Newton, मतलब 2f by 3 plus 2 should be less than equal to 10 Newton, मतलब 2f by 3 should be less than equal to 10 minus 2 8 Newton, 2 4 जा 8, so f should be less than equal to 12 Newton। तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। हाँ सर। तो फाइनली इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, इफ f is greater than equal to 6 Newton, no motion, system at rest, हाँ या ना। if f is greater than 6, सर ऊपर वाला if सॉरी लेस देन होगा, ग्रेटर देन गलत लिख दिया, लेस देन इक्वल टू। if f is greater than 6 Newton and less than equal to 12 Newton, then both are moving together, हाँ या ना। हाँ सर। और तो कुछ भी पूछे बता सकते हैं, if greater than 12 Newton then both are moving separately, यही कहानी होगी। हाँ सर। ठीक है, आया समझ में सबको। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। अगला क्लास फ्रिक्शन का लास्ट क्लास होगा, पूरा का पूरा एससी वर्मा एज अ होमवर्क करके आइए, डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये 2 ब्लॉक सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपने साइड से, क्योंकि एससी वर्मा बुक में एक ही क्वेश्चन सेट दिया हुआ है, मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, क्लास में आप असाइनमेंट भेजने वाले थे, आपने भेजा नहीं। असाइनमेंट तो मैं दे दूं, बट तुम लोग असाइनमेंट करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, और करोगे भी तो फिर हर क्वेश्चन के लिए डिपेंडेंसी के साथ डिस्कस करो, तो वैसे करने जाएंगे तो एक चैप्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट एनी विच वे, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं अभी का अभी असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, अभी भेज देता हूँ। सर बोलो। सर तो मतलब असाइनमेंट और एचसी वर्मा दोनों करके लाना है क्लास, कैसे एचसी वर्मा? देखो, एससी वर्मा करके लाओ, वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है कि असाइनमेंट की कमी नहीं है, हर एक चैप्टर में इतने ज्यादा हो सकते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको जितना कंफर्टेबल है उतना करो, और बार बार करो। बार बार मतलब कि 1 महीने बाद वापस उस असाइनमेंट पे आओ, पिछले चैप्टर के करके देखो, कुछ बढ़ेगा उसमें से, ठीक है। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो वो टाइम बर्बाद है।
उससे बेटर है आप एससी वर्मा करो, मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है। एससी वर्मा और मॉड्यूल मिलाकर मोर देन सफिशिएंट है, असाइनमेंट ओवर एंड अबव है, बट मैं दे देता हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला लास्ट लेक्चर होगा, मतलब आप कल नया नहीं पढ़ोगे ना? क्या मतलब सर आप कल कुछ नया टॉपिक नहीं कराओगे ना फ्रिक्शन में? मतलब ये लास्ट है ना? मतलब कल कहाँ, कल है क्या लेक्चर? कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी फिजिक्स का। हाँ नहीं मतलब मैं 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक ये सब के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, और एससी वर्मा जो आप लोग डाउट लेके आओगे वो डिस्कस करूंगा। सर हमें स्प्रिंग भी करना है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर स्प्रिंग पर आऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा स्प्रिंग, याद दिला देना, ठीक है? लेक्चर शुरू होते के साथ बता देना, मैं कहीं भूल गया तो। Yes. सर तो इस Yes, sir. चैप्टर में वो 2 ही असाइनमेंट है या और भी है? 2 दिया है क्या मैंने फ्रिक्शन में? नहीं सर, मैंने आपसे अलग से मांगा था तो आपने दिया। नहीं असाइनमेंट खूब सारे हैं फ्रिक्शन के, और भी असाइनमेंट है, मैं सब ग्रुप पे दे देता हूँ, जितना पॉसिबल है करते रहो। एक असाइनमेंट तो केवल 2 ब्लॉक सिस्टम का दे दूंगा मैं, एक असाइनमेंट केवल 3 ब्लॉक सिस्टम का दे दूंगा मैं, तो मैं असाइनमेंट देता हूँ, करते रहो, बट प्रेफर करो एससी वर्मा रिलीजियसली 100%, फिर मॉड्यूल, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर बाय सर।